नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राधा कृष्ण दास या हरिओद। तो इसका सही आंसर बताना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि अगर यह कवि द्विवेदी युग का नहीं है तो किस युग के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। राधा कृष्ण दास द्विवेदी युग के कवि नहीं है, यह भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपके पास ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या शोरसेनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आपको बताना है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी से, सिंधु से, हिंदू से या उर्दू से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ सोमन, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसकी विधा भी बतानी है आपको। बताइए किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन जी की रचना है। किस विधा की रचना है? तो यह एक संस्मरण है। 1976 ईस्वी इसका रचना काल है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ रामकुमार वर्मा का है, 1938 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। आपके पास ऑप्शन है काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, संपूर्णानंद या नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। सन 1943 में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, आचार्य नरेंद्र देव। हमारा अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? आपके पास ऑप्शन है विशाल भारत, इंदु, समालोचक या मर्यादा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानों में कंगना कहानी किसकी है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके रचयिता कौन है? किसकी कहानी है ये? राधिका रमन प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केशव प्रसाद सिंह या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि इस कथन का संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शन है कार्नेलिया सुवासनी से है, चंद्रगुप्त अलका से हैं, ध्रुव स्वामिनी और कोमा से हैं
या वसंत सेना और स्कंदगुप्त से हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध किससे है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। इस कथन का संबंध कार्नेलिया और सुवासिनी से है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, नंददास, कुंभनदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। आपके पास ऑप्शन है धर्मवीर भारती, पांडे बेचन शर्मा ओक, जयशंकर प्रसाद या भीष्म सहानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी, ये आपको बताना है। बताइए, और किस रचना के लिए दी गई थी ये। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। गुप्त जी की एक रचना थी भारत भारती, ठीक है। इस रचना की प्रसिद्धि के लिए ही इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। भारत भारती का रचना काल था 1912 ईस्वी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। आपके पास ऑप्शन है अग्नि, वज्र, चित्र या ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही था, ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि ऋतुसंहार के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। ऋतुसंहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। आपको बताना है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साह। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए उत्साह शब्द का विशेषण। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, उत्साहित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। आपको बताना है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या यशपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है, मोहन राकेश है। नई कहानी आंदोलन 1954 की है, ठीक है। और इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। आपको बताना है कि कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है,
फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, मुक्तिबोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, मुक्तिबोध ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत माना गया है। आपको बताना है कि हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत किसे माना गया है। आपके पास ऑप्शन है सरोज समृति, अनामिका, कामायनी या बापू समृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी संसार का सर्वाधिक शोक गीत सरोज समृति को माना जाता है। यह किसकी रचना है? तो यह निराला जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भट्ट-लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है। आपको बताना है कि भट्ट-लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है संबंध, अनुमति, भक्ति या उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए, भट्ट-लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। भट्ट-लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है अमृत राय, रामविलास शर्मा, रांघे राघव या उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अदम्य जीवन, जो कि एक रिपोर्टाज की विधा है। हमारा आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अदम्य जीवन रिपोर्टाज के लेखक रांघे राघव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आपको बताना है कि इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है इन्हीं हथियारों से, 55 खंबे लाल दीवारें, दिलो दानिश या अमलतास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का उपन्यास है। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं हथियारों से, यह किसका उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से यह अमरकांत का उपन्यास है, 2003 का। 55 खंबे लाल दीवारें, इसके रचनाकार कौन है? तो यह उषा प्रियवदा का है। अमलतास किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। राजेंद्र यादव मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, जबकि ये तीनों जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रेरणा कहानी के लेखक का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। प्रेरणा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है। आपके पास ऑप्शन है निहार, निर्जा, रश्मि या सांदी गीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इन चारों के रचना काल भी बताना है आपको। बताइए, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रश्मि जो है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है महादेवी वर्मा जी की, और इसका रचना काल क्या है? 1932 ईस्वी की रचना है रश्मि। अब हम बात करते हैं कि निहार का रचना काल क्या है। तो निहार 1930 ईस्वी की रचना है महादेवी वर्मा की। नीरजा 1934 ईस्वी की है। ठीक है। और संध्या गीत, सांदी गीत जो है वो 1936 ईस्वी की है महादेवी वर्मा की। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।